हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे और अब आप लोग लगे पड़े होंगे अपनी तैयारी करने में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है अपना सीरीज 360 डिग्री और डे है हमारा आज 18th। और आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं मेरी मिनी मैराथन 60 क्वेश्चंस नो नॉनसेंस, वो लिए मैंने ग्रामर के। एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि मतलब आप लोग देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड ग्रामर जो है उसके क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं और दैट आई हैव डिजाइन्ड फॉर यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लिटरेचर। तो अभी आप लोग बहुत जगह लाइव एंड ऑल दैट कर ही रहे हैं, मेरे वाले उसको आप जब चाहे तब देख सकते हैं बिकॉज if there are 10 or 20 questions of grammar and you are unable to answer those questions, it means if they are little tricky questions and you are unable to answer those questions, तो क्या फायदा है कि हम जो है लिटरेचर तो करके गए मगर ग्रामर नहीं करी। तो भैया ग्रामर तो करनी पड़ेगी ना। तो मैंने सोचा आज ग्रामर के ही क्वेश्चन जो हैं वो ले लेती हूँ। तो चलिए अब उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर का सेशन। और आज का सेशन है हमारा दैट इज वेयर इज द सेशन। और मैं इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस भी जो है वो दूंगी कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है और ये है तो ये क्यों है। तो चलो टाइम देते हुए आप लोगों को सबसे पहला द अक्यूज्ड टर्न्ड अप्रूवर। The noun approver functions syntactically as appositive, object complement, subject complement या predicative object। मुझे पता है आप लोगों को कोई झटका पटका नहीं लगा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है एंड आई नो एवरीवन नोज दिस क्वेश्चन। तो मैं काहे को जो है इसको ये डिफिकल्ट और वो बनाऊं। तो सबसे पहले आप लोगों का सवाल का जवाब देते हैं पहले और फिर उसके बाद आगे की कथा कहानी सुनाते हैं। कहाँ चला गया यार। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन का है द अक्यूज टर्न्ड अप्रूवर। तो यहाँ पे जो ये आपका अप्रूवर है ये क्या किस चीज का फंक्शन कर रहा है, हाउ इट इज फंक्शनिंग, इट मीन्स इसका इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो भैया ये जो अक्यूज है ये नाउन है, ये वर्ब है और ये जो है आपका नाउन है। तो हेयर इट इज वर्किंग एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट के बारे में ही बताए, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स के बाद होता है ही इज अ डॉक्टर, तो ही के बाद जो डॉक्टर आ रहा है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो उस सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट के बारे में बताए तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चूंकि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बता रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, इसीलिए ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो भैया ऐसा है, बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद अपन चलते हैं सेकंड नंबर पे। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। द वर्ड चेयरमैन इज बेस्ट एनालाइज्ड एज सेकंड ऑब्जेक्ट, एपोजिशनल नाउन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने कुछ चीज बताई थी। दे आपका सब्जेक्ट है, इलेक्टेड आपका जो है वो वर्ब है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब दे इलेक्टेड हिम व्हाट का जो जवाब दे रहा है वो चेयरमैन है। तो जो हिम के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भाई दे इलेक्ट हुम का जवाब दे रहा है, ऑब्जेक्ट है। और लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला वर्ड कौन सा है? चेयरमैन है। तो चेयरमैन क्या है? दैट इज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। Identify the sentence where still operates at the level of the whole proposition. He still believes in the story। और उसके बाद है, आप खुद देख लो क्या है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वे स्टिल ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ द होल प्रपोजिशन। पूरा विचार बताता है
और बेसिकली इसमें जो पूछा जा रहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देती हूँ, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर स्टिल ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ द होल प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन नहीं है, प्रोपोजिशन है, यानी कि पूरा पूरा विचार को बता रहा है, पूरा आइडिया को बता रहा है, पूरे आइडिया को। प्रेपोजिशन ना समझ लेना इसे बालकों, ये पूरा क्या है, दैट इज पूरे विचार को। ही स्टिल बिलीव्स द थ्योरी, सॉरी स्टोरी, स्टिल वाटर, अब एक चीज है, वे अभी तक, तो यहाँ स्टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ही स्टिल बिलीव, स्टिल, ही स्टूड स्टिल, स्टिल, चार हैं, चारों के पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। वे अभी तक, ही स्टिल बिलीव, अभी तक, एडवर्ब, स्टिल वाटर, एडजेक्टिव, ही स्टूड स्टिल, वो कैसे खड़ा रह गया, वो स्टिल बिल्कुल वैसे स्टिल खड़ा रह गया, तो स्टिल, ही स्टूड कैसा खड़ा, कैसा, ये फिर वही है, ही स्टूड हाउ, स्टिल ही रिफ्यूज्ड टू विड्रॉ। तो भाई यहाँ पर आप ये देखो, सबसे पहले यह देखो, यहाँ पर जो ये जो डी है ना, स्टिल ही रिफ्यूज टू विड्रॉ, सबसे पहले आप इसका आंसर समझिए कि क्या है। इसका आंसर है डी। क्यों है? सबसे पहले यहाँ स्टिल जो है ना तो किसी एडजेक्टिव को और ना किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर, स्टिल जो है वो ना तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना एडजेक्टिव को, ठीक है जी। ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे कमेंट कर रहा है, और ऐसा जो पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे कमेंट करता है, जो वर्ड पूरे स्टेटमेंट पे कमेंट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जो पूरे स्टेटमेंट पे, उसे कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब, दैट इज नोन एज सेंटेंस एडवर्ब और एडजंक्ट। उसे सेंटेंस एडवर्ब और एडजंक्ट कहा जाता है। आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चंस जो लिए गए हैं ना, ये रेन एंड मार्टिन के हैं, मतलब रेन एंड मार्टिन में से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ये रेन एंड मार्टिन में से बनाए हुए क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के वो देख के पता चल रहा होगा कि भाई ऑप्शंस जो लिए हुए हैं ये रेन एंड मार्टिन में से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर है सेंटेंस एडवर्ब या एडजंक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सच यूसेज इज कॉल्ड सेंटेंस एडवर्ब और एडजंक्ट। अब देखो, सबसे पहले ही स्टिल बिलीव्स द स्टोरी है, तो यहाँ पर ये जो स्टिल है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? बिलीव को। स्टिल वाटर एडजेक्टिव, और ही स्टूड स्टिल, ही स्टूड हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो भाई यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में डी में ये पूरे के पूरे सेंटेंस को, प्रपोजिशन, पूरे के पूरे सजेशन, पूरे आइडिया को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे आइडिया के बारे में बता रहा है। इट कमेंट्स ऑन द एंटायर स्टेटमेंट, एंड व्हेन एन एडवर्ब कमेंट्स ऑन द एंटायर स्टेटमेंट, मतलब बिगनिंग में आता है, पूरे सेंटेंस पे कमेंट करता है, दैट इज नोन एज सेंटेंस एडवर्ब और एडजंक्ट जो है कहलाता है। तो ये है, दैट इज, और ये याद रखिएगा, दैट इज प्रपोजिशन, सुझाव, आइडिया। I hope you got the point. The next is fourth. Round the corner came a procession. The word round is. Round the corner came a procession. The word round is adverb of place, preposition governing an implied object, adjective used adverbially, particle of inversion. Round the corner came a procession. आप इसको अगर है a procession came round the corner, ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरीके से आते हैं ना, जब जगह बताते हैं अंडर द ट्री, और जब इस तरीके से होता है कि राउंड द कॉर्नर, तो वहां ना इन्वर्जन यूज होता है, वहां इन्वर्जन यूज करते हैं। अब इन्वर्जन यूज करते हैं लेकिन फिर भी ये एडवर्ब नहीं होता, ये क्या होता है? प्रेपोजिशन गवर्निंग एंड इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये राउंड जो है दैट इज एन प्रेपोजिशन। अ प्रोसेशन केम वेयर राउंड द कॉर्नर, ये पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रेज है। अब यहाँ पर आपको यूज नहीं, एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। क्यों है ये प्रेपोजिशन? क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस जो है वो क्या है? इन्वर्टेड फॉर्म में दिया गया है। ये सेंटेंस दिया गया है इन्वर्जन में। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जहां पर वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में दिया होता है, और जहां पर ये प्लेस बताने वाला होता है ना, उसके बाद इन्वर्जन का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने
इन्वर्जन पढ़ा हो तो ये चीज़ जो है वो इन्वर्जन में दी हुई भी रहती है, और मैं आपको अब मेरी किताब मुझे पता है, मैं ढूंढूंगी तो मुझे मिलने की नहीं है, इसलिए मैं काहे को ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। इसलिए फिर भी मैं एक कोशिश कर लेती हूँ कि मुझे मिल जाए। तो एक मिली है किताब, देखती हूँ उसमें इन्वर्जन वाला पार्ट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम ऐसी चीज़ भूल भी जाते हैं। देखती हूँ अब मैं, अगर मुझे मिल गया तो। इन्वर्जन है इसमें, अब मुझे इसमें से भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ है, इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है, इन्वर्जन दिया हुआ है। दैट इज इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। माइकल स्वान की किताब है तो उसमें से ये आपको बता रही हूँ। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो इसमें आपको मैं दो तरीके के इन्वर्जन होते हैं, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। तो जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है ना, वो मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, क्या जैसे जस्ट आउटसाइड द गेट, देखो ये जो इसे इसे कहते हैं, ये कंप्लीट इन्वर्जन होते हैं। जैसे मैंने बोला जस्ट आउटसाइड द गेट, जस्ट आउटसाइड द गेट was standing a beggar। तो आपको अगर ये दिखे ये क्या है भाई, आपने पूछा ये क्या है, तो आपने कहा आउटसाइड द गेट, तो ये आउटसाइड प्रेपोजिशन और गेट इसका इंप्लाइड ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, मिलकर एडवर्ब फ्रेज बनता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये इस यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड फॉर्म में सब्जेक्ट सेंटेंस दिया गया है, और आपको यहाँ पर है, यहाँ पर क्यों दिया रहता है देखो, अब इसका मैं बता देती हूँ। स्थान सूचित करने वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशंस, थोड़ा हिंदी भी करना है, जब जगह बताने वाले वर्ड्स होते हैं तो उनमें इन्वर्जन का यूज होता है। कौन कौन से हैं, ऑन अ हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, राउंड द कॉर्नर है ना हमारा, हाँ, on a hill, in the valley, round the corner, under the table, outside the gate, along the northern southern frontier। इनके बाद आपको इन्वर्जन लगाना होता है, और इस इन्वर्जन को क्या कहते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें पहले आप यहाँ पर देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा और फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर जो है मतलब ये जो होते हैं ना, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इन्वर्जन का यूज होता है, और इसमें ना लेकिन यहाँ पे जब लगाते हैं ना तो यहाँ पे मेन वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब मत लगाओ, मेन वर्ब लगाओ। राउंड द कॉर्नर केम अ प्रोसेशन, ये जो जगह बताने वाले होते हैं, तो ये जो राउंड है दैट्स अ प्रेपोजिशन, द कॉर्नर इज द इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट that is given just after the preposition, and here it is called partial inversion। and when there are adverbial expressions that express place and they come just before the sentence, तब वहां पर इन्वर्जन यूज होता है, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, और उसके बाद मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो मेरी बातों को ध्यान रखना, नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट ही प्रपोज शॉक द कमिटी, व्हाट इज, मतलब यहाँ पूछा है व्हाट क्या है, व्हाट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब बताओ क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं है, बढ़िया है ना क्वेश्चन, आप लोगों के लिए छांट के लाते हैं। व्हाट ही प्रपोज, ये रेडन मार्टिन के हैं। अब मेरे हस्बैंड मुझे रेडन मार्टिन वाली किताब देके कहते हैं कि इसमें से इन्वर्जन देखो। व्हाट ही प्रपोज शॉक द कमिटी, इसमें व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। भाई देखो, जिन्हें ग्रामर नहीं आती है या जिन्होंने पढ़नी रखी है या जो सिर्फ और सिर्फ जो है छोड़ो चलो, तो वो जो है यही कहेंगे कि भाई ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, नॉमिनल रिलेटिव है, क्या है आपको, आपके हिसाब से क्या है बताओ भाई, व्हाट क्या है, फिर मैं जवाब दूंगी। देखो, सबसे पहले आप लोगों को मैं इसमें एक चीज ये बताना चाहूंगी, उसके बाद आपको आगे जो है वो बढ़ूंगी क्या है। देखो, व्हाट ही प्रपोज शॉक द कमिटी, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है व्हाट का। तो ना तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये है नॉमिनल रिलेटिव। आपको लग रहा होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन किसी चीज को तब माना जाता है जब उसके पहले एंटीसीडेंट आता है। जैसे दिस इज द बॉय
हु हेल्प्ड मी, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु के जस्ट पहले बॉय आ रहा है, ठीक है। और आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पे है वो एंटीसीडेंट जो आ रहा है वो वर्ब आ रहा है, तो वहां पर जो है मतलब कुछ ना कुछ आना चाहिए तभी होता। अब किसी चीज के पहले नहीं आता तो आप क्या लगाओगे, उसे नॉमिनल रिलेटिव कहा जाता है। अब ये नॉमिनल रिलेटिव किस चिड़िया का नाम है ये समझ लो। नॉमिनल रिलेटिव इसी का दूसरा नाम होता है फ्यूज्ड रिलेटिव, दैट इज फ्यूज्ड रिलेटिव। और ये सारी चीजें ना एक्सक्लूसिवली आपको केवल और केवल इंग्लिश सूत्र पे मिलेंगी, ये आपको हर कहीं नहीं मिलेंगी, ये आपको इंग्लिश सूत्र पे मिलेंगी, क्योंकि हमारा दिमाग खराब है। हम ऐसी चीजें जो है करवा के जो है ना स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई ऐसे भी पढ़ना चाहिए। देखो ये होते हैं व्हाट, हु, वेयर, और ये क्या बताते हैं, ये नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज बताते हैं। दे एक्सप्रेस नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज। अब ये नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब यहां पर देखो, शॉक द कमिटी, व्हाट शॉक द कमिटी, व्हाट ही प्रपोज। तो ये जो पूरा क्लॉज है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है एक सेंटेंस में। अब जैसे मैं बोलूं व्हाट ही प्रपोज्ड, तो इसका मतलब है द थिंग व्हाट ही सेड, द थिंग व्हाट ही प्रपोज्ड, व्हाट ही प्रपोज, द थिंग व्हाट ही। व्हाट का यहाँ जो मीनिंग होता है ना, व्हाट का यहाँ मीनिंग होता है द थिंग, द थिंग दैट ही प्रपोज, द थिंग। अब एंटीसीडेंट कोई है नहीं, इंप्लाइड एंटीसीडेंट है, व्हाट में इंप्लाइड एंटीसीडेंट है, मतलब द थिंग ही सेड, इंप्लाइड है, द थिंग इंप्लाइड है, उसे कहते हैं नॉमिनल रिलेटिव। तो ये जो क्लॉजेज होते हैं ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं, और ये नाउन और फ्रेज को मिला देते हैं, नाउन फ्रेज मॉडिफायर सबको मिला देते हैं, इसीलिए इन्हें नॉमिनल रिलेटिव जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये कंबाइन क्या कर देते हैं, ये नाउन, ये प्रोनाउन, एडवर्ब, एंटीसीडेंट सब मिला देते हैं, द थिंग दैट को मिला देते हैं। तो इसीलिए एक सिंगल वर्ड था थिंग को सिंगल वर्ड व्हाट में मिला देते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉमिनल रिलेटिव कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये है नॉमिनल रिलेटिव, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। नॉमिनल रिलेटिव आर डिपेंडेंट क्लॉजेज दैट फंक्शन एज अ नाउन विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, नॉमिनल रिलेटिव क्या होते हैं, अब इसका यहाँ मैंने आपको बताया, ये रिलेटिव प्रोनाउन इन्हें ना माने, ये नॉमिनल रिलेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात व्हाट दो फंक्शन कर रहा है, पहला ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, व्हाट शॉक द कमिटी, व्हाट ही प्रपोज। फिर उसके बाद ना ये एक ऑब्जेक्ट है, ही प्रपोज द थिंग दैट शॉक द कमिटी, ही प्रपोज द थिंग, व्हाट जो है ना द थिंग को बता रहा है, तो ये क्या है कि ये एक इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट है और एक सेपरेट एंटीसीडेंट नहीं है। तो मैंने फ्यूज रिलेटिव बताया, व्हाट हु वेयर होते हैं नॉमिनल रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं। नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज हमेशा एक नाउन की तरह काम करते हैं एक सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो इसीलिए ना ये इंटेरोगेटिव है ना रिलेटिव है, ये नॉमिनल रिलेटिव है। और अगर आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े हों तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ आपने मेरे ख्याल से पढ़ी हुई होगी, और मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगी। देखो वॉट अगर कहीं आ रहा है, ये फ्यूज रिलेटिव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मैंने बताया ये द थिंग को और रिलेटिव प्रोनाउन को एक साथ जोड़ देते हैं, तो इसीलिए ये नॉमिनल रिलेटिव कहलाते हैं। ये मैंने इनकी डेफिनेशन भी बता दिया आपको, अब चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फ्यूज रिलेटिव होते हैं ये, कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। ही लुक्स एवरी इंच अ लीडर, द नाउन फ्रेज अ लीडर इज, ही लुक्स एवरी इंच अ लीडर। देखो 6 क्वेश्चन हुए अभी तक, ही लुक्स, ये ही अ लीडर, ही के बारे में ही बता रहा है।
सबसे पहले तो जिन लोगों को ये चीज ऑब्जेक्ट लगती है ना, वो आप लोगों की ग्रामर की नॉलेज बहुत कमजोर है। कृपया करके रेनन मार्टिन की किताब उठाइए, और रेनन मार्टिन में मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ, आप कौन सा चैप्टर पढ़िए, वर्ब वाला चैप्टर पढ़िए। उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उससे आपको बहुत सारी चीजें। वो किताब है तो चाहे 10 तक के लेवल की हाई स्कूल ग्रामर है, मगर वो बहुत हाई लेवल की, अच्छी लेवल की किताब है अगर उसे ढंग से पढ़ते हैं तो ही लुक्स एवरी इंच अ लीडर, यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, लीडर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द आंसर इज सी, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द एक्सप्रेशन समथिंग ऑफ अ स्कॉलर, एक मिनट रुको भैया, ये ब्लर्ड क्यों हुआ? समथिंग ऑफ अ स्कॉलर प्राइमरली कन्वेज, वो कुछ देखो, समथिंग ऑफ अ स्कॉलर का है एम्फेटिक आइडेंटिटी, अप्रोक्सीमेशन, कंपैरिजन, आयरनी। तो इस क्वेश्चन को समझिए कि समथिंग बोल रहे हैं तो गलत, वो थोड़ा बहुत स्कॉलर जैसा लगता है, तो अप्रोक्सीमेट, नॉट कंप्लीटली, बट अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली बट स्लाइटली और नियरली, तो इसीलिए जो है अप्रोक्सीमेशन। दैट देन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन, देन, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है आपसे, देन का, देन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बहुत आसान है, ये प्राइम मिनिस्टर क्या है, दैट इज नाउन, तो नाउन के जो जस्ट पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तब के, द देन प्राइम मिनिस्टर, है ना, द देन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या लगाना है, बताओ भाई क्या लगेगा, टेम्परल एड, और वो एडजेक्टिव ऑफ टाइम। अब ये देखो, आपको यहां से जो है ना ये चीज समझनी है और मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश जो है करती हूँ। देखो, एक मिनट में, अभी आपको मैं समझाने के लिए ही इसको चीजों को बताना चाहती हूँ। तो फिर इसमें दे द देन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन, देन इज टेम्परल, टेम्परल ये टाइम से संबंधित होता है। देखो, यहां पर ये जो देन है एट दैट टाइम बता रहा है, और ये किसको जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, ये किसको, किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब नहीं है, ये नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, ये एडवर्ब नहीं है। टेम्परल एडवर्ब का मतलब होता है टाइम रिलेटेड एडवर्ब, ये एडजेक्टिव ऑफ टाइम है, दैट इज व्हाट, एडजेक्टिव ऑफ टाइम। द इज अ डिटर्मिनर, मगर ये जो है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ टाइम, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ टाइम। विच प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर, so it is talking about the noun, that's why it's an adjective. He went without food, without is classified as, parts of speech are, he went without food, without is classified as, without he went how, तो हाउ का जवाब दे रहा है, तो भाई ये तो एडवर्ब होना चाहिए, मगर क्या करें इस बेचारे को ना, क्या करें, इस बेचारे का दिमाग चला हुआ था तो इसने फूड और ले लिया। तो अगर हाउ का जवाब दे रहा है और नाउन अपने बात ले रहा है तो क्या हुआ, अगर सिर्फ इस पे खत्म हो जाता तो एडवर्ब होता, ही वेंट हाउ, विदाउट फूड, तो विदाउट जो है वो दैट्स अ प्रेपोजिशन। व्हाई इट्स अ प्रेपोजिशन, इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ, बट इट इज टेकिंग आफ्टर इट a noun, and a preposition takes after it a noun, a pronoun or a gerund, और ये noun है। अगर ये होता ना कि he went home, तो होम नाउन नहीं है, he went where, home, तो होम इज एन एडवर्ब, सेंटेंस खत्म हो गया उस पे, प्रेपोजिशन पे सेंटेंस खत्म नहीं होता है, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है तब जाके सेंटेंस खत्म होता है, इससे ही पता चलता है ये बावला प्रेपोजिशन है। अगर यहाँ पर आवर ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम अबव, ठीक है, तो फ्रॉम अबव में अबव जो है वो नाउन है, और जो फ्रॉम है वो प्रेपोजिशन। ही लिव्स अबव हिज मीन्स, अबव प्रेपोजिशन है, हिज मीन्स नाउन है, ऐसे करते हैं।
इन पुअर जॉन फेल्ड अगेन, पुअर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, पुअर यहाँ पे क्या है, पुअर मतलब बिचा हो रहा हो, तो यहाँ है पुअर जॉन फेल्ड अगेन, पुअर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन, एपिथेट एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड और डिस्क्रिप्टिव मॉडिफायर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा तो दिमाग जो है चलेगा ना कि भाई ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्या हम यहाँ पर किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं, गरीब अमीर बता रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ हम बेचारा के सेंस में कह रहे हैं, और बेचारा भी है ना हमारा एटीट्यूड बता रहा है किसी के, तो एपिथेट इज एन एडजेक्टिव एंड दैट इज एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड, तो इसलिए इसका आंसर है आपका सी। ये अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे, अब एडजेक्टिव्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। Which construction is grammatically unacceptable in standard English? The first two chapters, the two first chapters, the letter proposal, the eldest son. तो यहां पर देखो जो अनएक्सेप्टेबल है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेप्टेबल नहीं पूछा है, एक्सेप्टेबल है द फर्स्ट टू चैप्टर्स, अनएक्सेप्टेबल है द टू फर्स्ट, क्योंकि पहले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, उसमें ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल ऑर्डर बताता है, ऑर्डर से बना क्रम, और कार्डिनल जो होता है वो संख्या बताता है, तो ऑर्डिनल पहले आता है, कार्डिनल बाद में आता है। तो यहाँ पर और यहाँ देखिए ऑर्डिनल पहले है, कार्डिनल बाद में, यहाँ कार्डिनल पहले है, ऑर्डिनल बाद में, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स अनएक्सेप्टेबल, द आंसर इज बी। अ सर्टेन स्टूडेंट ऑब्जेक्टेड, सर्टेन, हे भगवान, ये तो हर समय अपने, या भैया हमारा तो फोन रखना जो है यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, अपने आप फोन बोलने लग जाता है, बताइए सही कहते हैं लोग, सब हमारा फोन सब सुनता है, सब उल्टा करके ही रखना पड़ेगा मुझे, बहुत जो है मतलब होता है ना कि टीचर से ज्यादा तो जो है उसका फोन को कूद कूद के बताने को तैयार रहता है। अ सर्टेन स्टूडेंट ऑब्जेक्टेड, सर्टेन स्टूडेंट ऑब्जेक्टेड, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये ब्लर्ड हो रहा है, a certain student objected, certain implies, certain का मतलब होता है definiteness, particularity without identification, universality, certainty of fact। देखो certain जो है, जो डिटर्मिनर है certain, certain यहाँ वैसे निश्चित होता है, लेकिन ना कई कहते हैं he must have some certain reasons to marry an old woman, तो सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से होगा मगर विदाउट आइडेंटिफिकेशन। तो सर्टेन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने जो है वो इस पे ऑब्जेक्ट किया था, तो मतलब इस एक निश्चित स्टूडेंट ने करा था, बट आई डोंट नो हु, तो आइडेंटिफिकेशन, पर्टिकुलरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन, एंड दैट इज सर्टेन, तो यहाँ पर सर्टेन ये बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, द कंपैरेटिव विद सुपरलेटिव फोर्स अपीयर्स इन, पहले क्वेश्चन समझ लेना भाई, द कंपैरेटिव विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव अपने साथ क्या लेता है, द, और जब हम कभी भी ऑफ द टू लिखते हैं, ऑफ द टू लेते हैं, उसके बाद हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं, ठीक है, ही इज बेटर, ही अगर बोलते हैं ऑफ द टू मेटल्स गोल्ड इज द मोर एक्सपेंसिव, तो लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री मगर द लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो में से एक चुन रहे हैं, और जब द जो होता है ना वो क्यों लगाते हैं इसका भी रीजन सुन लो, द इसलिए लगाते हैं, रट के नहीं बता रही मैं, पढ़ती रहती हूँ मैं, ऐसे मैं ये भी नहीं कह रही मुझे सब कुछ आता है, मगर बात यह है मैं पढ़ती रहती हूँ, जहाँ कमियां होती हैं और सुधारती रहती हूँ, बाकी मैंने अपने आप को ये बिल्कुल नहीं समझ रखा कि मैं जो है इंसाइक्लोपीडिया हूँ, हमेशा गुंजाइश रहती है सुधरने की, और ये क्यों है इसको भी आप भी समझ लीजिए, आपको भी शायद हेल्प मिल जाएगी। हम द जब लगाते हैं ना, हम बताते हैं कि व्हेन वी नो अबाउट द थिंग, जब किसी चीज को हम सर्टेन कर देते हैं, जैसे आई मेट अ मैन, द मैन वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, तो आप पहले जब लगाया फिर यानी कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं, आप किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आपने द लगा दिया। इसी तरीके से जब ऑफ द टू बोलते हैं तो आप ऑफ द टू में से किसी एक चीज को चुन रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक है वो चीज, तो जब चुन रहे हैं तो उसके पहले आप द लगाएंगे, वो सुपरलेटिव के फोर्स के हिसाब से नहीं है, वो चुनने के हिसाब से, इसीलिए लगाएंगे दिस इज द बेटर ऑफ द टू, तो इसलिए लगाया क्योंकि ऑफ द टू दो में से एक चुना गया है। She is more wiser than her sister is incorrect due to,
शी इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर इज अनकरेक्ट, फॉल्टी अग्रीमेंट, डबल कंपैरिजन, रॉन्ग एडजेक्टिव क्लास, मिसप्लेस मॉडिफायर। देखो भैया वाइजर जो है ना वो अपने आप में ही सीडी है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। अब आप उसके पहले मोर और लगा लो, क्यों भाई ज़्यादा अंग्रेजी जो है बोलने का शौक चढ़ रहा है ना, कि जो है जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, पैन नंबर, है ना, पैन नंबर बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं पैन नंबर, तो भैया उसमें तो ऑलरेडी नंबर दिया हुआ रहता है। या जो चीज़ जो है होती है भाई सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होता है, ये मेरी कजिन सिस्टर है, या जो है और भी जो जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे लेक्चररशिप, ये भी एक वो है जो है और इसमें लेक्चररशिप है, और सिबलिंग्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा की अंग्रेजी है। और हाँ, आजकल जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, अपने आप को बहुत पोलाइट बताते हैं, बट नहीं पता होता बेचारों को व्हाट्स योर गुड नेम। और एक और महागंदा चीज, माई सेल्फ, डॉक्टर स्वाति शर्मा, अरे मैं खुद ही होंगी भैया, आई एम कर लो, दिस इज कर लो, या माई सेल्फ क्या होता है। ठीक है, तो ये है डबल कंपैरिजन, दैट इज डबल कंपैरिजन। यहाँ पर जरूरत से ज्यादा शब्द, डबल कंपैरिजन फॉल्टी कंपैरिजन होता है। Which adjective requires postposition for grammatical completeness? Present, responsible, possible, complete। अब सबसे पहले भैया इसमें एक टर्म आया कि आपको बताना है इसमें कि पोस्ट पोजीशन क्या होता है। पोस्ट पोजीशन का मतलब होता है कि कई बार जो होते हैं ना, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के बाद लगते हैं। तो वो जो होता है ना प्री पोजीशन, मतलब पोजीशन जो है वो पहले नहीं लगते हैं, वो पोस्ट पोजीशन होते हैं, यानी कि वो नाउन के बाद लगते हैं। जैसे नाउन या प्रोनाउन का समथिंग पॉसिबल, तो यहां पर जो पॉसिबल है ये एक पोस्ट पॉजिटिव ग्रामेटिकल जो है, जैसे यहां पर कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पास हमें कुछ लगा, हमें जो है उनको पोस्ट पॉजिटिवली लगाना पड़ता है। और इसमें जो है पॉसिबल जो होता है ना, वो द ओनली सॉल्यूशन पॉसिबल, समथिंग पॉसिबल। अगर हम बोलते हैं पॉसिबल समथिंग तो वो गलत हो जाएगा, तो समथिंग्स, नथिंग, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद हमें पॉसिबल नाम का जो एडजेक्टिव है वो पोस्ट पॉजिटिवली लगाना है। और ये पोस्ट पॉजिटिवली का मतलब होता है व्हेन यू पुट द एडजेक्टिव आफ्टर अ नाउन, अ प्रोनाउन, that is known as postposition. Identify the correct sentence. She is elder than me. He is senior than his colleague. He is senior to his colleague. She is eldest than her sister. तो भैया देखो ये है यहाँ पर ये सही यही है, क्योंकि एल्डर और एल्डर, सीनियर, जूनियर, ये सब अपने साथ टू लेते हैं। The semantic contrast between little and a little concerns. Since negative versus affirmative, लिटिल और अ लिटिल दोनों जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले लगते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगते हैं। और ये क्या बताते हैं, लिटिल जो होता है इसका मतलब होता है न के बराबर, यानी कि नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, ये नेगेटिव सेंस देता है। और जो अ लिटिल होता है ना, अ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट सम, थोड़ा बहुत, अगर हिंदी में बोले तो थोड़ा बहुत, ये एक पॉजिटिव सेंस देता है। तो जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये है सेंस है नेगेटिव वर्सेस अफर्मेटिव एंड दे आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। और इसी तरीके से होते हैं फ्यू और फ्यू, ये काउंटेबल नाउन्स के और मीनिंग सेम होता है। विच एडजेक्टिव नॉर्मली रेजिस्ट ग्रेडेशन, यानी कि जो एब्सोल्यूट होते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं होती है, वो वैसे तो पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं बट दे आर कंसिडर्ड सुपरलेटिव, मगर उनका कोई फॉर्म नहीं होता है सुपरलेटिव या उसका, वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे गोल्ड कलर होते हैं, गोल्डन, मोर गोल्डन, मोस्ट गोल्डन, या सर्कल, मोर सर्कल, ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट, डेड, यूनिक, तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में नॉन ग्रेडेबल है। ठीक है जी, तो ये जो है नॉन ग्रेडेबल और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्रेज मच अफ्रेड इज,
मच अफ्रेड इनकरेक्ट है, कॉलोक्वियल है। कॉलोक्वियल मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। आर्केक बट एक्सेप्टेबल और नॉन स्टैंडर्ड। तो फ्रेज मच अफ्रेड जो है ना, दैट इज आर्केक। ये पुराने जमाने का है मगर एक्सेप्टेबल है। मच अफ्रेड, तो ये जो है दैट इज आर्केक बट एक्सेप्टेबल। Which modifier is stylistically inappropriate in formal English? Almost dead, quite dead, very dead, completely dead. तो भाई जो modifier stylistically है that is very dead, very dead. वैसे तो एक बात बताऊं, ये कोई सी भी है, स्टाइलिस्टिकली जो है वो ऑलमोस्ट डेड, लगभग मरा हुआ, ही वाज क्वाइट डेड। मतलब ये ना वैसे भी ना पोएटिक फॉर्म में ज्यादा यूज होगा, नहीं तो जो मरा हुआ है वो मरा हुआ ही होगा। तो ये पोएटिक फॉर्म में यूज करने के लिए एडवर्ब्स देखिए, ही बेयरली पास द एग्जामिनेशन। बेयरली प्राइमरली अफेक्ट्स, बेयरली, बेयरली द वर्ब अलोन। बेयरली किसको अफेक्ट कर रहा है? द टेंस, द डिग्री ऑफ सक्सेस, द टाइम रेफ। ये एडवर्ब ऑफ, भाई क्या एडवर्ब है, और ये क्या बता रहा है? ही बेयरली पास द एग्जाम, मुश्किल से ही एग्जाम पास किया। द डिग्री ऑफ सक्सेस, दैट इज द डिग्री ऑफ सक्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी लंबा हो गया है लेक्चर, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा हो गया, और हो सकता है कि भाई आप लोग जो हैं बोर भी हो गए हों। तो लेकिन मैं इसमें पॉइंट्स बता रही हूँ तो इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं पॉइंट्स ना बताऊं तो फटाफट फटाफट होता चला जाए, बस यूं ही टिक मार्क लगा लूँ और फटाफट बोलती चली जाऊं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताते चलो, चाहे उनके धेला समझ में आए उनको, इससे क्या फ़ायदा है बताओ। अब जब थोड़ी बहुत ग्रामर मुझे आती है, भाई मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे सारी ग्रामर आती है, ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। चलिए, जो ये आपका डिग्री ऑफ सक्सेस है, तो एडवर्ब्स ऑफ आपका डिग्री ही है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री या रेंज ही जो है वो आपका बता रहा है, ये डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। विच सेंटेंस शो द ग्रेटेस्ट स्कोप एम्बिगिटी ड्यू टू ओनली? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है उसमें एम्बिगिटी यानी कि डबल मीनिंग निकल रहा है ओनली की वजह से? ओनली ही एडमिटेड द मिस्टेक, he only admitted the mistake, he admitted only the mistake, he admitted the mistake only, सारे वैसे ही बता रहे हैं। आप इसमें देखिए, ओनली ठीक उस वर्ड के पहले लगता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक एक करके पॉइंट समझाना चाहूंगी। ओनली जो है ना, वो ठीक उस वर्ड के पहले लगता है जिसके के बारे में वो बताता है। जैसे ही ओनली एडमिटेड द मिस्टेक, ठीक है, ये वाला इसमें बी है इसका आंसर। ही ओनली एडमिटेड द मिस्टेक, इसका मतलब ये है कि ये इसका मतलब है मोर देन वन थिंग, एक से ज्यादा। ही ओनली एडमिटेड, उसने सिर्फ गलती ही मान ली और चीजें नहीं मानी। ही एडमिटेड ओनली द मिस्टेक, ऐसा तो इसमें भी यही चीज हो रही है। देखो एक एक करके पहले ए और सी और डी भी समझ लेते हैं। ओनली ही एडमिटेड द मिस्टेक है, तो ओनली जो है इसमें तो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद अगर हम सी देखते हैं, ओनली क्लियरली लिमिट्स द मिस्टेक, मतलब वो मिस्टेक के को जो है बार बार कि उसने मिस्टेक ही मानी। और ये स्टाइलिस्टिकली ऑकवर्ड है, ही एडमिटेड द मिस्टेक ओनली, क्योंकि ओनली उसके पहले आता है। लेकिन एम्बिगियस जो दे रहा है, ओनली जो है वो अपने लॉजिकल फोकस से जब हट गया है, ही ओनली एडमिटेड द मिस्टेक,
ही ओनली एडमिटेड द मिस्टेक, यहाँ पर मोर देन वन थिंग के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए ये एम्बिगियस है और इसीलिए इसका आंसर है आपका दैट इज बी, दैट इज ये एम्बिगियस है, ही ओनली एडमिटेड द मिस्टेक। विच एडवर्ब नॉर्मली रेजिस्ट इंटेंसिफिकेशन बाय वेरी, इनमें से कौन सा उनके साथ वेरी हम नहीं लगा सकते? स्लोली, केयरफुली, कंप्लीटली, लाउडली। वेरी स्लोली, वेरी केयरफुली, वेरी लाउडली, वेरी कंप्लीटली नहीं होता, ये वेरी से इंटेंसिफाइड नहीं होता है। कंप्लीटली मतलब हो गया तो हो गया, अब उसके आगे वेरी ना लगाओ, तो उसकी ऐसी की तैसी ना करो। ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने अगर देखा भी हो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में रेनन मार्टिन में दिया हुआ भी है। इस क्वेश्चन को हमने इस मतलब इस एग्जाम्पल को हमने क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया है। द मोर द मेरियर, आप ये देखिए, द मोर द मेरियर, इसमें द किसका काम कर रहा है? यहाँ द डेफिनेट आर्टिकल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, कोरिलेटिव एडवर्ब है, डिग्री मार्कर है, क्या है आपको बताना, मैं काय को बताऊं, बताइए क्या है? और जो पढ़े हुए हैं, जिन्होंने रेनन मार्टिन बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो वो बता सकते हैं कि क्या है ये। यहाँ पर जब द जो होता है ना, वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगता है द, तो वो एडवर्ब बन जाता है, वो आर्टिकल नहीं होता। आर्टिकल के रूप में वो नाउन के पहले लगता है। यहाँ पर ये एडवर्ब है, कोरिलेटिव एडवर्ब, दैट इज कोरिलेटिव एडवर्ब। तो ये जो है यहाँ पर ना डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ना डेफिनेट आर्टिकल है, ना डिग्री है, ये कोरिलेटिव एडवर्ब है। रीजन इसका ये है कि ये कंपैरेटिव डिग्री के पहले लग रहा है, एडजेक्टिव के पहले लग रहा है, उस क्षेत्र में ये क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। He arrived late is, he arrived, he subject, arrived verb, he arrived when, अगर होता he is late, वह क्या है? वो he is late, तो he arrived, वह लेट आया, he arrived कब? तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का, क्योंकि ये when का जवाब दे रहा है, ये when का जवाब दे रहा है, इसीलिए। समझे? अजय नीचे क्वेश्चन दिया, जरा उसका भी बता दो भाई, मैं नहीं बताने की, आप ही बताओगे। ही इज लेट में लेट क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बता दो। ठीक है, बता देना अगर देखोगे यहां तक वीडियो तो। Identify the sentence unacceptable in formal prose. He works hard, the train runs fast, he sings sweet, he arrived early. तो भैया देखो यहाँ पर है he works how hard, सही है। The train runs how fast, she sings how sweet नहीं होगा, sweetly होगा, she sings sweetly। तो यहाँ पर sweet is an adjective and sweetly is the adverb of manner। An adverbial accusative appears in, he slept the whole night। अब चलो भाई, ये क्वेश्चन का मेरे को जो है आपको अच्छा लगेगा इसको देना। मुझे लग नहीं रहा कि मैं सारे क्वेश्चन करा पाऊंगी, 30 तक करा देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी हो गया है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो थक लें, तो इसीलिए मैं जो है आपको यहाँ पर इसका बताती हूँ। देखो, अब आप सबसे पहले एडवर्बियल एक्यूजेटिव, ये हो सकता है आप लोगों ने ये टर्म कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। An adverbial accusative appears in, he ran how, she spoke how, he worked hard how, he slept when। ठीक है, सब एडवर्ब का जवाब दे रहे हैं, तो ये एडवर्बियल एक्यूजेटिव किस चिड़िया का नाम है? यही तो दिमाग में आ रहा है ना। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर, मैं आपको जो यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि ये क्या है, आप सबसे पहले यहाँ देखो, ही स्लेप्ड, ये द होल नाइट, ये जवाब, ये नाउन फ्रेज है, ये है क्या? ये नाउन फ्रेज नहीं है, ये नाउन की तरह, ही स्लेप्ट द होल नाइट। द होल नाइट क्या है? नाउन है, मगर ये जवाब किसका दे रहा है? वेन का। ही स्लेप्ट कब? द होल नाइट। जैसे ही वेंट होम, कहाँ, ये कहाँ का जवाब देता, वेयर का जवाब दे रहा था। ऐसी नाउन जो है ना, वो काम किसका कर रहा था? वो वेयर एडवर्ब बता रहा था। ठीक है, अब ये एडवर्बियल एक्यूजेटिव क्या होता है, इससे आप लोग निकाल लोगे। एडवर्बियल एक्यूजेटिव क्या मतलब होता है? या तो एडवर्बियल एक्यूजेटिव, यहां से ले रही हूं मैं, ये नाउन या नाउन फ्रेज होता है, नाउन या नाउन फ्रेज होता है, यूज्ड इन द एक्यूजेटिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, यूज्ड इन द एक्यूजेटिव केस। ठीक है जी, और इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब, इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। तो जो मैंने आपको बताया था ना, ही वेंट होम, वो भी एडवर्बियल एक्यूजेटिव ही है। देखो, नाउन या नाउन फ्रेज होता है यूज इन द एक्यूजेटिव केस,
नाउन या नाउन फ्रेज है, किसकी तरह यूज होता है, मतलब वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एक्यूजेटिव केस में यूज होता है, वर्ब के बाद आ रहा है, और ये काम किसका करता है, एडवर्ब के का काम करता है, तो ये क्या हो जाता है, काम हो जा करता है एडवर्ब का, नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, काम किसका करता है, एडवर्ब का काम करता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, एक्यूजेटिव एडवर्ब हो जाता है। देखो मैं कितनी चीजें बता रही हूँ और मेरे फेफड़ा दिख गया बोलते बोलते। द नॉर्मल पोजीशन ऑफ इनफ इज, अब इनफ किसकी तरह काम कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे वी हैव इनफ टाइम, तो यहां पर ये इनफ है एडजेक्टिव, तो ये लगेगा नाउन के पहले। अगर हम बोलते हैं दे आर रिच इनफ, अगर ये है एडवर्ब तो ये लगेगा एडजेक्टिव के बाद। आप बताओ, बिफोर एडजेक्टिव नहीं, इनफ तो खुद जो है या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, आफ्टर एडजेक्टिव और बिफोर नाउन सेंटेंस ही नहीं। देखो भाई ये दोनों चीजें हैं, नॉर्मल पोजीशन जो है ना वो बिफोर नाउन भी है। अब ये नहीं बता रखा कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ इनफ एज एन एडवर्ब, अगर एज एन एडवर्ब पूछोगे ना तो वो होती है आफ्टर एडजेक्टिव, और नॉर्मल पोजीशन पूछ रहे हो तो बिफोर नाउन भी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ एक ओनली वर्ड लगा दिया, उससे लग रहा है कि एडवर्ब पूछना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हो गया आफ्टर एडजेक्टिव। द आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, which adverb functions as a sentence modifier quickly, loudly, fortunately, slowly। सेंटेंस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि जो पूरे सेंटेंस को बताता है, एक एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस, जैसे फॉर्चुनेटली के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आता है। अब मैं आपको सेंटेंस मॉडिफायर के रूप में भी दिखाती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करवा के बस मैं जा रही हूँ। मैं अपने स्टूडियो से अपने घर जा रही हूँ और आप भी जाएं अपने पढ़ने वाले फ़ोन की जगह से अपने। देखो जैसे एग्जाम्पल देखना चाह रही थी, फॉर्चुनेटली इट रेन्ड, तो जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है उसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, होपफुली द प्रोजेक्ट विल सक्सीड, तो जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है उसको कहते हैं, ये तो बीच में आते हैं, क्विकली, लाउडली, स्लोली। हार्ड एंड हार्डली डिफर प्राइमरली इन, हार्ड एंड हार्डली मीनिंग डिग्री, फॉर्म, फंक्शन। हार्ड एंड हार्डली, हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब्स हैं। ही वर्क्स हार्ड, ही हार्डली वर्क्स, ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है, ऐसा नहीं है दोनों एक ही है कि एलवाई लगा दोगे तो कोई अंतर नहीं होता। देखो मीनिंग में हार्ड जो होता है, हार्ड मतलब होता है ही वर्क्स हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो मीनिंग में डिफर करते हैं। द आंसर इज बी। 30 क्वेश्चन समझाने में आज मेरे को 50 मिनट लग गए भाई साहब, क्या करा मैंने भी है, ठीक है, और अगर मैं 30 और समझाऊंगी तो 1 घंटा और लग जाएगा मुझे। तो मैं बाकी के, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सेशन अच्छा था और आप चाहते हैं कि मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेजेस, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं इस सेशन को आगे कल कंटिन्यू करूं और आपको ग्रामर के कुछ अच्छे रूल्स मैं बता सकूं। क्योंकि लिटरेचर तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर 10-12 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन भी ग्रामर के कुछ ट्रिकी आ गए तो आप उलझे ना उसमें, मगर मुझे बताइएगा जरूर, नहीं तो मैं कल फिर लिटरेचर के क्वेश्चन नहीं आऊंगी। मुझे क्या दिक्कत हो रही है, लिटरेचर तो मैं फटाफट फटाफट कर देती हूँ, उसमें मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ता, लेकिन ग्रामर में समझाना पड़ता है। तो डू लेट मी नो, टिल देन बाय।